गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सेंट्रल एक्सिस और कुछ थ्योरम्स बताई थी। आज हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस। आपको क्वेश्चंस के अंदर फाइंड आउट भी करनी होंगी, ठीक है। वही उसी का आर्टिकल करते हैं। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस ऑफ एनी गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट ए रिजिड बॉडी की किस तरह से आप जो है सेंट्रल एक्सिस फाइंड आउट करोगे, करते हैं। इसका मैं आपको प्रूफ बुक से ही करवा रही हूँ। लेट x1 y1 z1 बी ए पॉइंट ऑन द सेंट्रल एक्सिस रेफर टू कोऑर्डिनेट एक्सिस ox oy oz थ्रू o। देखो हम करते क्या हैं, आपको सेंट्रल एक्सिस फाइंड आउट करनी है। आपको कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर फाइंड आउट करनी हो तो उस फिगर के ऊपर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लो, फिर एक इक्वेशन निकाल लो उस पॉइंट में, ठीक है। फिर उसके बाद आप उस पॉइंट को रिप्लेस कर दो एक्स वाई जेड से। जैसे यहाँ सपोज मैंने सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है तो मैंने पॉइंट लिया, एनी पॉइंट लिया, x1 y1 z1 एक पॉइंट लिया सेंट्रल एक्सिस पे। उसके बाद मैं एक कंडीशन निकाल लूँगी x जिसके अंदर सिर्फ x1 y1 z1 हो और बाकी जो टर्म्स हों आपकी कांस्टेंट टर्म्स हों। एक ऐसी कंडीशन निकाल लूँगी, एक ऐसी इक्वेशन निकाल लूँगी और फिर बाद में x1 y1 z1 को रिप्लेस कर दूँगी x y z से, तो आपकी सेंट्रल एक्सिस आ जाएगी। फिर से रिपीट करती हूँ, सेंट्रल एक्सिस निकालने के लिए आपको 3 स्टेप करनी है। पर ये कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर की इक्वेशन निकालनी हो हर किसी में आप अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप कि उस ज्योमेट्रिकल फिगर पर आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लो x1 y1 z1, फिर एक कंडीशन निकाल लो x1 y1 z1 में, और थर्ड स्टेप है x1 y1 z1 को रिप्लेस कर दो x y z से। तो वही किया है। लेट x1 y1 z1 बी ए पॉइंट ऑन द सेंट्रल एक्सिस एंड लेट द सिस्टम रिड्यूसेस टू ए फोर्स r एट दिस पॉइंट एंड कपल ऑफ मोमेंट k या g cos थीटा। ये हम आर्टिकल कर चुके हैं कि हर सिस्टम ऑफ फोर्स को रिड्यूस कर सकते हो r एंड k में। देन द वैल्यूज ऑफ x y z रिमेन्स अनचेंज्ड। देखो वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड रिमेन्स अनचेंज्ड क्यों लिखा है, क्योंकि आपने देखो इससे जस्ट पहले मैंने लास्ट आर्टिकल में आपको एक थ्योरम करवाई थी। द क्वांटिटी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर रिमेन्स इनवेरिएंट। मीन्स चाहे ओरिजिन कुछ भी हो, सिस्टम को रोटेट करूं, ओरिजिन को शिफ्ट करूं, तो ये वैल्यू चेंज नहीं होती। इट मीन्स आर स्क्वेयर की वैल्यू फिक्स रहती है, इनवेरिएंट रहती है। मीन्स आर की वैल्यू इनवेरिएंट रहती है। तो इसीलिए एक्स वाई जेड क्या आर के कंपोनेंट है, तो एक्स वाई जेड भी आपके क्या रहेंगे, इनवेरिएंट। देन द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। If L dash M dash N dash be the component of this couple, we find these components from LMN by replacing x, y, z by x minus x1, y minus y1, z minus z1। देखो आपको पता है कि जब भी आप एक सिस्टम ऑफ फोर्सेस लेते हो तो उसको रिड्यूस कर सकते हो एक सिंगल फोर्स R एंड ए कपल ऑफ मोमेंट G, ठीक है। जी के कंपोनेंट हम लेते हैं, जस्ट 1 मिनट स्टूडेंट। हाँ जी के कंपोनेंट हम लेते हैं एल एम एन और आर के कंपोनेंट हम लेते हैं एक्स वाई जेड। मीन्स एक्स वाई जेड तो आपके आर को कंपोनेंट हुए, एल एम एन आपके जी के कंपोनेंट हुए। फिर आपने क्या किया, देखो सपोज आपके पास इस तरह से थे, इसके अलोंग आर था, इसके अलोंग जी था। आपको ध्यान हो जब हमने सेंट्रल एक्सिस की बात करी थी तो वो एक पैरेलल लाइन पे शिफ्ट हो गए थे। हमारे पास फोर्स आर आया था, कपल आया था जी कॉस थीटा, और इसी पे पॉइंट लिया है मैंने x1 y1 z1। इट मीन्स अगर पहले ओरिजिन ये था, फिर ओरिजिन अगर मैं इसको बना लूँ तो आपका जो काम आर जी कर रहा था वो काम आपका आर के करेगा, ठीक है। और आपको पता है जब ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं तो एक्स वाई जेड पे कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। चेंज आएगा एल एम एन पे। सपोज करते हैं जब आपने शिफ्ट किया, जब इसको मोमेंट के में कन्वर्ट किया तो उसके कंपोनेंट हैं एल डैश एम डैश एन डैश। तो मुझे जब नए सिस्टम के रिस्पेक्ट में कंपोनेंट निकालने हैं, ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं, तो देखो स्टूडेंट्स ये तरीका होता है। ये आपने सॉलिड ज्योमेट्री के अंदर भी बहुत बार स्टडी किया होगा, और जो स्टूडेंट सॉलिड ज्योमेट्री मुझसे पढ़े हुए हैं उनको तो ये चीज़ पता ही होगी कि हम किस तरह से करते हैं। ओल्ड कोऑर्डिनेट्स में से जो है जिस पॉइंट पर शिफ्ट किया उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो एल एम एन आपके पास है, एल एम एन
की वैल्यूज़ आपके पास हैं, आप निकालना चाहते हो एल डैश एम डैश एन डैश, तो क्या करो, एक्स को रिप्लेस कर दो एक्स माइनस वाई x1 से, वाई को रिप्लेस कर दो वाई माइनस y1 से, जेड को रिप्लेस कर दो जेड माइनस z1 से, तो आपके पास एल डैश एम डैश एन डैश आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो एल एम एन ये वैल्यूज़ हमने लास्ट पीछे आर्टिकल में दिखा देते हैं, हमने फाइंड आउट की थी। देखो यहाँ फाइंड आउट की थी एल की वैल्यू वाई जेड माइनस जेड वाई, समेशन है, समेशन करूँगी टोटल लिखूँगी तो ऐड करके क्या आएगा वाई जेड माइनस जेड वाई। एल की वैल्यू देख लो, देखो एल की वैल्यू ये समेशन वाई जेड माइनस जेड वाई, यहाँ जो कंपोनेंट लिए हुए हैं x1 y1 z1 लिए हुए हैं, ऐसे ही m लिखा और n लिखा। एल डैश के लिए क्या करूँगी, y को रिप्लेस किया y माइनस y1 से, z को रिप्लेस किया z माइनस z1 से, नेक्स्ट टर्म में अंदर मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो y z1 माइनस z y1 माइनस वाई, सॉरी देखो ये कलेक्ट की हुई है, पहले ये वाली टर्म कलेक्ट करी, y z1 माइनस ये वाली z y1 ये लिखी, माइनस y1 z1 प्लस z1 y1। देखो ये दोनों टर्म आपकी सेम बनेगी, दोनों टर्म्स आपकी सॉरी ये टर्म कैंसिल, क्योंकि देखो यहाँ कैपिटल Z है, यहाँ स्मॉल z है। ठीक है, ये y1 z1 स्मॉल है, ये कैपिटल है, कैंसिल आउट नहीं होंगे। ये टर्म आपकी L बन गई, L माइनस y1, ये Z1 टोटल फोर्स ले लिया हमने। ठीक है, ऐसे ही ये हमारा टोटल फोर्स आ गया। जैसे आपने आर्टिकल में R लिया था, R की जगह यहाँ क्या ले रखा है x1, एक्स आर की जगह x1, वाई आर की जगह y1, जेड आर की जगह z1, ऐसे ही m डैश निकाला, n डैश निकाला। अब आपको पता है कि जब सिस्टम को r और k में रिड्यूस कर देते हैं तो जो आपकी कपल की एक्सिस है और जो फोर्स की लाइन है दोनों सेम ही होती हैं। तो देखो यहाँ से जो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ r है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ r पहले भी निकालने बताए हैं, x बाई आर, वाई बाई आर, जेड बाई आर, और जो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ k हैं एल डैश बाई के, एम डैश बाई के, एन डैश बाई के, क्योंकि देखो अभी तक हम लिखते थे एल बाई जी, एम बाई जी, एन बाई जी, बट यहाँ g की जगह आपके पास k है और एल एम एन की जगह है एल डैश, एम डैश, एन डैश। तो डायरेक्शन कोसाइंस बनेंगे एल डैश बाई के, एम डैश बाई के, एन डैश बाई के। अब जब दोनों लाइनें सेम हैं तो ये डायरेक्शन कोसाइंस भी सेम लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, सेम लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। Since the line of action of single force R and the axis of couple is same, therefore their direction cosines are proportional। इनको कंपैरिजन कर दिया, कंपैरिजन करेंगे, देखो x बाई आर अपॉन एल डैश बाई के करूँ, या एल डैश वाले कंपोनेंट ऊपर देखो कंपैरिजन करते हैं, यहाँ टर्म है एल डैश बाई के अपॉन एक्स बाई आर, तो ये टर्म आएगी एल डैश बाई के अपॉन एक्स बाई आर इज इक्वल टू, यहाँ एम डैश बाई के, यहाँ वाई बाई आर, एम डैश बाई के वाई बाई आर इज इक्वल टू, यहाँ एन डैश बाई के और यहाँ आपके पास टर्म है जेड बाई आर। अब देखो के यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टर्म आपके पास बचेगी एल डैश बाई एक्स इज इक्वल टू एम डैश बाई वाई इज इक्वल टू एन डैश बाई जेड, दैट इज एल डैश बाई एक्स इज इक्वल टू एम डैश बाई वाई इज इक्वल टू एन डैश बाई जेड। उसके बाद एल डैश एम डैश एन डैश की वैल्यू देखो ऊपर से पुट की, एल डैश की पुट करी एल माइनस वाई वन जेड प्लस जेड वन वाई, एम डैश की पुट करी और एन डैश की पुट करी। उसके बाद देखो हमने क्या किया है, जैसे आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा होगा, मल्टीप्लायर्स हम चूज़ करते हैं लास्ट चैप्टर में, आई थिंक आपका आता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसी तरह से मल्टीप्लायर चूज़ करो, इसको x से मल्टीप्लाई करो, इसको y से और इसको z से और ऐड कर दो, मीन्स मल्टीप्लायर चूज़ करने हैं x y z। इसको x से मल्टीप्लाई किया, ये देखो इसको y से मल्टीप्लाई किया, इसको z से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को करोगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट्स आप ये खोल के देख लेना, आपकी सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, सिर्फ फर्स्ट टर्म बचेगी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। एक दो टर्म्स मैं आपको बता देती हूँ, जैसे देखो ये टर्म है आपकी एक्स जेड वाई वन, एक्स जेड वाई वन, और देखो यहाँ से आएगी ये एक्स जेड वाई वन, ये प्लस की टर्म है और ये आपकी
ये वाली, ये माइनस की टर्म में कैंसिल आउट हो जाएगी। मीन्स ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म को छोड़कर बाकी सारी टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएगी। आप करके देख लेना, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मैसेज कर देना, कैंसिल होने में कोई प्रॉब्लम आपको लगती है। तो कैंसिल होने के बाद ये टर्म बनेगी LX + MY + NZ अपॉन x² + y² + z² इज इक्वल टू न्यूमरेटर देखो LX + MY + NZ, ये देखो LX + MY + NZ हमने पहले फाइंड आउट किया था, दैट इज इक्वल टू GR cos थीटा। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम GR cos थीटा। ये टर्म r², एक r से r कैंसिल हो गया, G cos थीटा बाय r एंड G cos थीटा किसके इक्वल है K के। तो दिस टर्म विल इज इक्वल टू K/r, और K/r को हम क्या नाम देते हैं, पिच P का। तो स्टूडेंट हमारे पास एक ऐसी कंडीशन आ गई जिसके अंदर x1 y1 z1 है। तो सेंट्रल एक्सिस निकालने के लिए हम करेंगे x1 y1 z1 को रिप्लेस कर देंगे x y z से। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस इज, क्या किया देखो x1 y1 z1 को रिप्लेस कर दिया x y z से। तो आप ये इक्वेशन याद रखना, हम क्वेश्चंस में भी यूज़ करेंगे और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताती हूँ।